हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होता है। इसके पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे कंस्ट्रेंट क्या होते हैं और कंस्ट्रेंट मोशन क्या होते हैं, और उससे पहले भी एक लेक्चर हम लोग देखे थे जिसमें हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स। जितने भी लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं इन लेक्चर को आप सीरीज वाइज देखते हुए चलिए। अगर सीरियल से इन लेक्चर को देखते हुए चलेंगे तो आपको समझने में काफी ज्यादा सुविधा होगी। जो भी लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं उनका प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां आप क्लिक करके इन लेक्चर को सीरीज वाइज देख सकते हैं। तो देखिए कंस्ट्रेंट कल हम लोग पढ़े थे कि कंस्ट्रेंट क्या होता है। एक कंडीशन होता है जो इम्पोज किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन पर, या एक रिस्ट्रिक्शन होता है जो हम क्या करते हैं लगाते हैं, या कह सकते हैं लिमिटेशन होता है जो लगाते हैं। ठीक, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कंस्ट्रेंट के डेफिनेशन में, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में इसको बताया जा चुका है। अब डायरेक्ट हम लोग क्या बात करेंगे, टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट की बात करेंगे। ठीक, तो देखिए टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट का अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। जो मेनली या बेसिकली जो कहिए आप, जो कंस्ट्रेंट होते हैं क्या होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है आपका होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, दूसरा क्या होता है नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट। तो देखिए होलोनॉमिक नॉन होलोनॉमिक, इस चीज को देख के आपको कंफर्म होना चाहिए कि कुछ ऐसा होगा जो इसमें होगा तो इसमें नहीं होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रिवर्स होंगे। ठीक, इस वर्ड से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तीसरा देखिए क्या रहा है, तीसरा कंस्ट्रेंट क्या होता है, स्क्लेरोनोमस कंस्ट्रेंट होता है, या इसी को क्या कहते हैं सेलोनोमिक कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। ठीक, और फिर देखिए चौथा क्या होता है, रियोनोमस कंस्ट्रेंट होता है, या इसी को रियोनोमिक कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। ठीक, तो ये 4 टाइप के कंस्ट्रेंट हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके डेफिनेशन को पढ़ेंगे तथा साथ ही साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आपको लिखने में कोई असुविधा ना हो, आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए। ओके, अब देखिए हम लोग होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट के डेफिनेशन की बात करेंगे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ कंस्ट्रेंट ऑफ मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन, दैट इज f is the function of position vector r1 r2 r3 rn। मान लेना है कि जो आपका बॉडी है उसमें क्या है, n पार्टिकल है, तो ये क्या है r1 r2 rn, r1 r2 r3 डॉट डॉट rn, ये सब क्या है, r1 किसका पोजीशन वेक्टर है, पहले पार्टिकल इसको मानेंगे, r2 दूसरे का, r3 तीसरी का, ऐसे ऐसे rn क्या है nth पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, और टाइम उसके साथ लगा देते हैं, और 0 के बराबर अगर है वो तो क्या कहलाता है, आपका होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट कहलाता है। क्लियर, सिंपल वर्ड में ये समझिए कि कोई कंस्ट्रेंट अगर एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसको क्या कहेंगे, होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट कहेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे मैं बता दिया हूं, वेयर r1 r2 r3 डॉट डॉट rn r पोजीशन वेक्टर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, 10 पार्टिकल हैं, r1 r2 r3 से लेके r10 तक हो जाएगा। क्लियर, तो ये सब क्या है, आपके पोजीशन वेक्टर है। ठीक, और t क्या है आपका टाइम है, इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर लिखा जा रहा है, मतलब फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड टाइम इज इक्वल टू 0, देन दैट कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट। ओके, अब इसके एग्जांपल को देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल में लिखा गया है कि द मोशन ऑफ the rigid body is a constant motion as the distance between any two particles remains constant। ठीक, तो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी को हम किस में लाते हैं, होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट में लाते हैं। देखिए कल हम लोग देखे थे इस एग्जांपल को, मान लीजिए एक पार्टिकल ये है, मान लेना ith पार्टिकल ये है, jth पार्टिकल ये है। अगर इस रिजिड बॉडी को देखिए मोशन में हम ला रहे हैं, तब भी क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका कांस्टेंट देखिए बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो ये क्या है, रिजिड बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट लगा हुआ है कि किसी दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, तो इसको होलोनॉमिक कांस्टेंट कहते हैं। होलोनॉमिक कांस्टेंट के एग्जांपल में इसको लिखे हैं, तो इसका मतलब इस कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, इस कंस्ट्रेंट को हम क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं।
इक्वेशन इज क्या, लेफ्ट हैंड साइड में पूछ रहा है और इक्वल टू राइट हैंड साइड में पूछ रहा है, या लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू दिया रहा है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या कर दें, जीरो कर दें। मतलब आपस में इक्वल का साइन रहे होंगे, या तो किसी साइड जीरो रहे या तो दोनों साइड कोई नंबर हो और बीच में क्या हो, इक्वल का साइन हो। ठीक, तो अब उसमें चलेंगे, हम लोग देखेंगे कि होलोनॉमिक कांस्टेंट अगर ये है इसका इक्वेशन क्या होगा। इसको कल के लेक्चर में बता चुके हैं, लेकिन जब नोट्स लिखिएगा तो वहां पे इसके एग्जांपल्स आप जो इक्वेशन बनाने चल रहे हैं उसको जरूर लिखिएगा। ठीक, तो ऊपर वाला मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अब देखिए रिजिड बॉडी में मान ले रहा हूं कि आपका एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है। ठीक, और अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस भी प्लॉट कर लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। फिर देखिए मान ले रहा है कि रिजिड बॉडी जो है इसके अंदर एक पार्टिकल मान ले रहा है, ये हमारा क्या है, ith पार्टिकल है, और इसको मान ले रहा है ये हमारा क्या है, jth पार्टिकल है। जैसे आप कह सकते हैं एक पहला पार्टिकल एक दूसरा पार्टिकल, ऐसे एक जनरल फॉर्म में माना जाता है। तो ये ओरिजिन है आपका, तो यहां से इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा इसको हम क्या मान ले रहे हैं, आर आई वेक्टर, और यहां से इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको क्या मान ले रहे हैं, आर जे वेक्टर, और यहां से इसको ऐसे मिला दिए और कह दिए कि ये आपका क्या है, सी आई जे। मतलब ओके बच्चों, तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब ये हम माने हैं कि ith पार्टिकल का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है आर आई वेक्टर है, और jth पार्टिकल का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या है आपका, आर जे वेक्टर है। क्लियर, तो अगर इसको वेक्टर के हिसाब से लिखना चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, आप ट्रायंगल हेड टू टेल मेथड याद करिए वेक्टर एडिशन का, तो क्या हो जाएगा, आर जे प्लस क्या हो जाएगा, सी आई जे, यहाँ इसका हेड है, इसके टेल से जुड़े हुए हैं, और ये इसका प्लस इसका सम किसके बराबर होता था, आर आई वेक्टर के बराबर होता था। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आर आई वेक्टर माइनस आर जे वेक्टर इक्वल टू सी आई जे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन हमको मिला, इसमें कंडीशन लगाए। तो दूसरा देखिए, अगर आरजे को हम क्या करें, पहले लिखना चाहें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या ऐसे देखिए आरजे लिख दिए प्लस आर आई लिख दिए, और ये क्या हो गया आपका, सी आई जे हो गया। तो आरजे माइनस आर आई के फॉर्म में लिखना चाहें तो माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आरजे माइनस आर आई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी आई जे। अब देखिए सी आई जे क्या बता रहा है, आपका डिस्टेंस बता रहा है, और जब हम इसके ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, आरजे माइनस आर आई कर रहे हैं तो निगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसके दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, ताकि अगर ऑर्डर चेंज करें तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका क्या हो, माइनस में ना है। क्लियर, इसको आप वेक्टर एडिशन से भी समझ सकते हैं कि अगर इसको इसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो चेंज करने क्या हो जाएगा, जैसे इसका डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हैं, मैं बता देता हूं यहाँ पे, ये आपका क्या है, आर आई वेक्टर है, इसी पॉइंट को बना रहा हूं, ये आई पार्टिकल है, ये जे एफ पार्टिकल है, और ये क्या आपका सी जे आई कह दीजिए। इसी को हम सी जे आई भी कर सकते हैं, या डायरेक्शन जब उलट रहे हैं क्या कर सकते हैं, इसी को माइनस सी आई जे कर दे रहे हैं। ठीक, सबसे आसान इसको क्या कर दे रहे हैं, माइनस सी आई जे कर दे रहे हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, उलट रहे हैं। क्लियर, जो आपको इसमें सी जे आई लिखना अगर अच्छा लगे सी जे आई लिखिए, या माइनस सी आई जे कर देंगे। ठीक, तो अब देखिए यहां से अगर इसके लिए लिखा जाएगा तो क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, आर आई वेक्टर और फिर क्या हो जाएगा, माइनस सी आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर जे वेक्टर। तो आर जे माइनस आर आई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी आई जे। लेकिन माइनस सी आई जे लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस है, और दो पार्टिकल के बीच का, और दो डिस्टेंस क्या होगा आपका, लेंथ होगा, लेंथ निगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस निगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या करते हैं, इस दिए गए इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अब आपको बताए थे ये सब देखिए एग्जाम में नहीं लिखना, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आर आई
वेक्टर माइनस rj वेक्टर का स्क्वायर माइनस cij का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यही तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि किसी कांस्टेंट को होलोनॉमिक कांस्टेंट तब कहेंगे जब उसको क्या करें, एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। तो देखिए आपका मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड किस वैल्यू है, इक्वल टू 0 है। क्लियर। और भी कुछ एग्जांपल इसके हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम वाला एग्जांपल जो मैं कल करवाया था उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक, तो वहां देखिएगा पिछले लेक्चर में सिंपल पेंडुलम वाला एग्जांपल, उसको भी आप यहाँ लिख सकते हैं और उसके इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। क्लियर। सिंपल पेंडुलम कांस्टेंट क्या था, पहला कांस्टेंट जो सिंपल पेंडुलम क्या था, जो उसका लेंथ था वो कांस्टेंट था, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट था, r-c 0 लिखते थे। और दूसरा जो उसका था पॉइंट क्या था, उसको कैसे लिख रहे थे, या तो LB लिखिए या तो LS लिखिए, बताया था स्क्वायर फॉर्म में रहता है, तो LS माइनस LB इन दोनों का जो स्क्वायर था, और फिर क्या था LS माइनस LB का स्क्वायर और माइनस L स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख रहे थे, 0 लिख रहे थे। हो सकता है LB माइनस LS हो, दूसरे कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए तो स्क्वायर किया था ना कि आर्डर चेंज करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये आपके ये क्या है, आपके होलोनॉमिक कांस्टेंट में आते हैं, क्योंकि इनको एक मैथमेटिकल फॉर्म जो अभी हम देखे हैं r1 r2 r3 डॉट 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 rn वेक्टर t इक्वल टू 0 के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो आइए अब हम देखेंगे कि नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट क्या होते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, इफ द कांस्टेंट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन दैट इज f इज फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड टाइम, मतलब f ब्रैकेट में r1 वेक्टर r2 वेक्टर r3 वेक्टर डॉट डॉट rn वेक्टर कामा t इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट। मतलब इक्वेशन लिखना मतलब क्या, जो भी चीज रहे उसमें इक्वलिटी का साइन जरूरी है, लेकिन अगर ऐसे कांस्टेंट जिनमें इक्वलिटी का साइन नहीं आता है, नॉन इक्वलिटी का साइन आता है, वो कांस्टेंट क्या कहलाते हैं, नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट कहलाते हैं। यहाँ आप ये लिख सकते हैं वेयर r1 r2 r3 rn आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड t टाइम, जैसे पिछले में लिखा गया था। ठीक, तो इसका एग्जांपल देखिए कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहां पे पर्टिकुलर नेम नहीं दिए थे कल के एग्जांपल में, क्योंकि वो बस एग्जांपल था, जनरल केस था। अब देखिए एक स्पेसिफिक केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, पार्टी इन अ बॉक्स, या किसी चिड़िया का एग्जांपल कल दिए थे कि अगर किसी पक्षी को रूम में बंद कर दे क्या होगा। ठीक, तो समझते हैं कैसे ये पार्टिकल इन अ बॉक्स, या कोई बॉल है, कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो सॉलिड स्फीयर के आउटर सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ, तो वो भी क्या होता है, नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट के अंदर आता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टिकल इन अ बॉक्स ये कैसा केस होगा, क्यों इसको हम लोग नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं। कल इस चीज को हम लोग देख चुके थे, चूंकि आपका नोट्स प्रिपेयर कराना है इस वजह से फिर से इसको बना रहे हैं, ताकि आप एक ऑर्डर वे में इसको नोट कर दे जाए। अब मान लेना कि पार्टिकल कुछ यहाँ पे है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस। चलिए हाँ, चलिए इसी को y मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत, आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं। हो सकता है यहाँ z माना हूँ, यहाँ y माना हूँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जान ही रहे। मान लेना x एक्सिस का लॉन्ग जो इसका लेंथ है बॉक्स का l है, y एक्सिस का लॉन्ग जो इस बॉक्स का लेंथ है वो h है, और z एक्सिस का लॉन्ग जो बॉक्स का लेंथ है वो क्या है, b है। मतलब l लंबाई है, b चौड़ाई है और h क्या है, उस डिब्बे की ऊंचाई है। क्लियर। तो अब देखिए अगर पार्टिकल के लिए कांस्टेंट डिफाइन करना चाहें, ये क्या ओरिजिन है, तो x एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, तो कितना कर सकता है, मैक्सिमम l के बराबर कर सकता है, या l से कम दूरी भी चल सकता है। क्योंकि अगर l लंबाई का कोई बॉक्स है या रूम ही मान लीजिए, तो मैक्सिमम l डिस्टेंस x एक्सिस का लॉन्ग अगर l डिस्टेंस है तो मैक्सिमम l चल सकता है, या l से कम चल सकता है, या 0 भी चल सकता है। तो 0 भी क्या होगा, l से कम ही में तो आएगा। तो इसको अगर हम एक साथ लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, x इज लेस देन आर इक्वल टू l। क्लियर है। इसी तरीके से y एक्सिस के लॉन्ग अगर हम बात करना चाहें, तो y एक्सिस के लॉन्ग बात करेंगे तो पार्टिकल मैक्सिमम h हाइट तक जा सकता है y एक्सिस के लॉन्ग,
या उससे कम जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे, या तो y एक्सिस का मान मैक्सिमम h जा सकता है या ये h से कम जा सकता है। तो इसको कैसे लिख देंगे, y इज लेस देन आर इक्वल टू h। क्लियर है। उसी तरीके से अगर हम z एक्सिस का बात करें, z एक्सिस के लाइन, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, b जा सकता है, क्योंकि z एक्सिस का लाइन भाग की चौड़ाई जो है कितनी है, लेंथ जो है कितनी है, b है। तो यहां से क्या हो जाएगा, z एक्सिस के लाइन मैक्सिमम कितना जा सकता है, b जा सकता है और b से कम भी जा सकता है। क्लियर है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, z इज लेस देन आर इक्वल टू b। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, कंस्ट्रेंट हो गया। अब देखिए जो ये कंस्ट्रेंट हमको मिले हैं, पार्टिकल इन अ बॉक्स, अगर किसी पार्टिकल का बॉक्स में मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, या किसी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल को भी आप एग्जांपल इसका नॉन का कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये देखिए अगर मोशन हो रहा है बॉक्स के अंदर किसी पार्टिकल का, तो जो इसके कंस्ट्रेंट लिखे गए कुछ ऐसे लिखा गया है। चूंकि ये कंस्ट्रेंट जो भी लिखे गए हैं इसमें देखिए इक्वलिटी का साइन नहीं कहीं है, ये सब क्या है, इनइक्वलिटी के साइन है। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको पता है ये क्या है, लेस देन का साइन होता है, ये क्या होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है। मतलब चार इनइक्वलिटी के साइन होते हैं, ये लेस देन का, ग्रेटर देन का, ये लेस देन आर इक्वल का, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल का साइन होता है। ये चार इनइक्वलिटी के साइन अगर आएंगे तो वो कंस्ट्रेंट क्या कहलाएगा आपका कंस्ट्रेंट क्या कहलाएगा आपका, नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट कहलाएगा। ठीक, तो ये क्या है, इनइक्वलिटी के साइन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू जीरो या नॉट इक्वल टू समथिंग है। ठीक, अगर इक्वल टू समथिंग आए या इक्वल टू जीरो आए तभी क्या करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है जी। इसका दूसरा एग्जांपल क्या है, कल बताया था, आप जाकर वहां से नोट कर लीजिएगा। अगर कोई सॉलिड स्फीयर है, उसके ऊपर कोई पार्टिकल रखा गया है, या तो ये बाहर जा, अगर ये मोशन में है तो पार्टिकल या तो इसके सरफेस पर आएगा या तो इससे दूर जाके गिर सकता है। तो यहाँ हम क्या देखे थे, अगर x डिस्टेंस है, r इसका रेडियस है, x इज क्या था, जो x था आपका वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू r था। तो देखिए फिर एक इनइक्वलिटी की साइन आ रही है इसके भी कंस्ट्रेंट में, इस वजह से ये भी क्या है आपका नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट है। उसी तरीके से अगर आप किसी वेसल के अंदर गैस मॉलिक्यूल को भरते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल का भी जो मोशन है वो कांस्टेंट मोशन होगा, क्योंकि उसके अंदर ही घूमना है वेसल के अंदर, वो भी क्या होगा, नॉन होलोनॉमिक कंस्टेंट की कैटेगरी में आएगा। ठीक, अब हम तीसरे कैटेगरी की बात करेंगे। अब देखिए हम बात करेंगे कि स्क्लेरोनॉमस कांस्टेंट क्या है, या स्क्लेरोनॉमस कांस्टेंट, या इसी को क्या कहते हैं, स्क्लेरोनॉमिक कांस्टेंट। ठीक, तो द कांस्टेंट विच आर, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द कांस्टेंट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्क्लेरोनॉमस कांस्टेंट, या इसे क्या कहते हैं, स्क्लेरोनॉमिक कांस्टेंट। ठीक, मतलब ऐसा कांस्टेंट जो टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे, मतलब जिसका टाइम से कोई मतलब ना हो, उसको क्या कहेंगे, स्क्लेरोनॉमस कांस्टेंट कहेंगे। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, अ सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड विथ अ फिक्स सपोर्ट थ्रू एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। मतलब सिंपल पेंडुलम का कल हम देखे थे, वही चीज इसमें लिख दीजिएगा, वही इक्वेशन लिख दीजिएगा। ठीक, उसमें देखिए क्या है, सिंपल पेंडुलम जब बनाएंगे, अगर ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो इसके कंडीशन क्या क्या होंगे, पहला तो L इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, L माइनस c इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। दूसरा, जब ये बार जो है ये वाइब्रेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो एक ही प्लेन में मोशन करेगा। तो यहाँ से हम लोग इसका इक्वेशन लिखे थे, कल का वीडियो आप देखिएगा, वहां से आपको समझ में आएगा। क्या लिखे थे, इक्वेशन लिखे थे RS स्क्वायर माइनस RB, ऐसे लिखे थे, RS माइनस RB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखे थे, ये स्क्वायर। ठीक, तो मतलब जो स्क्लेरोनॉमस कांस्टेंट है उसको हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कांस्टेंट है आपका वो क्या है, होलोनॉमिक कांस्टेंट का भी एग्जांपल होगा। मतलब होलोनॉमिक कांस्टेंट जो होते हैं उसी में स्क्लेरोनॉमस कांस्टेंट भी आता है। क्लियर। तो ये क्या आपका उसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, स्क्लेरोनॉमस कांस्टेंट का ही आपका क्या है, एग्जांपल है।
ओके, तो उसी की कैटेगरी में इसको हम सेलोनोमस कांस्टेंट को होलोनोमस कांस्टेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये इक्वेशन जो है आपको होलोनोमस कांस्टेंट में क्या होंगे, मिलेंगे। क्लियर? तो आप ये भी कर सकते हैं कि टाइम के डिपेंडेंसी के आधार पर होलोनोमिक कांस्टेंट को दो पार्ट में बांटा जा सकता है, एक सेलोनोमस कांस्टेंट और दूसरा रियोनोमस कांस्टेंट। ठीक, ये भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए रियोनोमस कांस्टेंट क्या है, द कांस्टेंट व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन टाइम आर नोन एज रियोनोमस कांस्टेंट। ऐसा कांस्टेंट जो टाइम पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, रियोनोमस कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, इसका भी एग्जांपल हम सिंपल पेंडुलम लेंगे, लेकिन जो अभी तक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग था, अब उसको फिक्स स्ट्रिंग कर, उसको इलास्टिक स्ट्रिंग कर देंगे। इलास्टिक स्ट्रिंग लेंगे तो कभी क्या होगा, लंबाई उसका कभी स्ट्रिंग का जो होगा कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ऐसे से वाइब्रेशन होगा उसका। ठीक, दूसरा चीज आप ये भी कर सकते हैं कि जो यहाँ फिक्स सपोर्ट से है वो मूविंग सपोर्ट से क्या करें, पेंडुलम को लगा दें। ठीक, तो इसके लिए अब हम देखेंगे इसके लिए कैसे हम लिख सकते हैं, रियोनोमस कांस्टेंट के लिए कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और नोट करते रहिएगा। मान लीजिए हम पेंडुलम ले रहे हैं ये अपना, ये पेंडुलम कंसीडर कर रहा है। ठीक, ये क्या आपका, यहीं से क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे इसको। मान लेना है कि जो हमारा ये स्ट्रिंग है, ये इसका इनिशियल लेंथ कितना है, L नॉट है। ठीक, अब इसको क्या कर रहे हैं हम, टू एंड फ्रो मोशन करा रहे हैं, तो टू एंड फ्रो जब मोशन कराएंगे तो टू एंड फ्रो मोशन कराएंगे क्या होगा, कभी इसका लंबाई अगर इलास्टिक स्ट्रिंग है तो क्या होगा, कभी इसका लंबाई घटेगा, फिर इनर्शिया कभी इसका लंबाई बढ़ेगा, फिर इनर्शिया वजह से क्या होगा, घटेगा। इसका मोशन ऐसे ऐसे होगा ही, साथ ही साथ स्ट्रिंग का इलास्टिक होने की वजह से जो इसका मोशन होगा वो ऐसे ऐसे भी होगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, हो सकता है किसी टाइम पे इसका ये क्या हो, जो इलास्टिक स्ट्रिंग है इसका लेंथ बढ़ जाए, किसी टाइम हो सकता है घट जाए। क्लियर? इसको प्रैक्टिकली आप घर में करके देखिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो और जो ये लेंथ है वो क्या है आपका, फिक्स नहीं है। ठीक, समय के साथ साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इसके लिए जब हम इक्वेशन को लिखेंगे, इसका जो इक्वेशन लिखा जाएगा उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। देखिए ये तो आपको पता ही है, ये यस है ये बी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, आर एस माइनस आर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यल नॉट माइनस 80 का स्क्वायर लिख देंगे, यल नॉट माइनस 80 का स्क्वायर लिख देंगे, जहां पे ए आपका क्या है, अगर ए की बात की जाए तो ए को ओके। तो अब देखिए ये क्वेश्चन हम देखें यहाँ बता देंगे, वेयर एल नॉट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एट टाइम t इक्वल टू 0। मतलब जब स्ट्रिंग को हम जैसे मोशन में लाना चाह रहे हैं, अभी क्या है आपका जो इलास्टिक स्ट्रिंग है उसको क्या किया, यहाँ से माने शुरू कर रहे हैं या किसी और पॉइंट से यहाँ लाके शुरू कर रहे हैं, तो इसमें यही एल नॉट लिखा है तो हम मान ले रहे हैं यहीं से कर रहे हैं। तो इस टाइम t इक्वल टू 0 मान ले रहे हैं, इसका लेंथ एल नॉट है। तो फिर जब इसका टू एंड फ्रो मोशन करेंगे तो आप खुद इस चीज को सोचिए क्या होगा, कभी ये नीचे किसी पॉइंट पे क्या होगा, इसका पोजीशन एल नॉट बढ़ेगा, किसी पॉइंट पे क्या होगा एल नॉट घटेगा, ऐसे किसी पॉइंट पे ये अगर रबड़ वगैरह है क्या होगा, किसी पॉइंट ऊपर जाएगा ये इसका पोजीशन और किसी पॉइंट नीचे जाएगा, साथ ही साथ क्या होगा ऐसे ऐसे मोशन करेगा। इसका मतलब इसका जो मोशन होगा, इसका जो स्ट्रिंग का ये लेंथ है ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ वही कर रहा है। तो इतना ही क्वेश्चन हम लोग कल लिखे थे कि आर एस माइनस आर बी का जो होल स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, यल के स्क्वायर बराबर होगा। लेकिन अब उसमें चूंकि इलास्टिक स्ट्रिंग लिए हैं इस वजह से यल नॉट माइनस 80 कर दिया, यल नॉट को मान लीजिए इनिशियल लेंथ है एट टाइम t इक्वल टू 0 और ए क्या है आपका, ए इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ। इसके ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये क्वेश्चन मैं बस लिखवा दिया हूं कि आप ये जान सके कि स्कोलोनोमस कांस्टेंट और रियोनोमस कांस्टेंट दोनों क्या होते हैं, होलोनोमिक कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। इस वजह से बस इस इक्वेशन के फॉर्म में मैं इसको दिखा दिया हूं। ठीक, आपको जनरली ये क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं। तो ये आर एस माइनस आर बी का स्क्वायर इक्वल टू यल नॉट माइनस 80 के स्क्वायर के बराबर इसको लिख दिया जाता है।
क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे फिर अब हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको लेक्चर अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक, एक बार हम लोग निकाल कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। आज हम लोग पढ़े कंस्ट्रेंट क्या, कंस्ट्रेंट के टाइप क्या है, क्या पढ़े, होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट पढ़े, होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट पढ़े, नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट पढ़े, और फिर क्या पढ़े, स्क्लेरोनॉमिक कंस्ट्रेंट पढ़े, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़े रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट। ठीक, तो ये 4 कंस्ट्रेंट पढ़े। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखे कि अगर किसी कंस्ट्रेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा हम लोग का, वो जो कंस्ट्रेंट होगा होलोनॉमिक होगा। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो नॉन होलोनॉमिक होगा। और अगर हमारा कंस्ट्रेंट का जो कंस्ट्रेंट है, जो मोशन के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कहे हम लोग, सेलोनॉमस कंस्ट्रेंट, या उसी को सेलोनॉमिक कंस्ट्रेंट कहे। और अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो उसी को रियोनॉमस कंस्ट्रेंट कहे। लेकिन जब सेलोनॉमस कंस्ट्रेंट और रियोनॉमस कंस्ट्रेंट के लिए हम लोग इक्वेशन लिखे, हम लोग पाए कि इसको मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट की पार्ट भी कर सकते हैं, या होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट का टाइप इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।